हेलो एंड आई वेलकम यू इन प्रयोजन आईएएस क्लासेस। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्रीलिम्स पर्पस से ना हो कि मेंस पर्पस पे होगा, और टॉपिक जो होगा हमारा वो हिस्ट्री में होगा, स्पेशली एंशिएंट इंडिया पे होगा। किस पर होगा? एंशिएंट इंडिया। ठीक है, एंशिएंट इंडिया पे होने की वजह से मतलब ये आपका प्राचीन भारत। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में या इस टॉपिक पे इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और क्या पैटर्न रहा है। तो आप देखें, झारखंड या जेपीएससी में मेंस में जो जिस पेपर में आपका ये है, क्या कहते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, उसमें आपका एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों टॉपिक, और किसी भी एग्जाम में जब मेंस में आप देखेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, उन सब में आपका जहां भी हिस्ट्री होगा एक साथ होता है। तो यहां वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, आपका जेपीएससी में इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री का मतलब एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ये 3 सेक्शन हैं, और इन 3 सेक्शन से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, फर्स्ट सेक्शन में आपके जो है हिस्ट्री में, फर्स्ट सेक्शन में वो आपका बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्टिव है। क्या है वो? आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपके थोड़े से ऑब्जेक्टिव मतलब आपका वस्तुनिष्ठ रहेंगे, और इनका नंबर होगा आपका लगभग 10 क्वेश्चंस का। कितना? 10 क्वेश्चंस का। 10 प्रश्नों का आपका जो होगा, वो 10 प्रश्न जो होंगे आपके, वो वस्तुनिष्ठ होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी खास बात है कि अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता। यहां आपका जो मगिंग का याद करने की जो कैपेसिटी, और बहुत टफ नहीं आते हैं, मतलब सिंपल लिनियर फैक्ट्स में आते हैं। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए अप्रोच मीन्स में कि जो ऑब्जेक्टिव है वो रेयरली बाय मिस्टेक एकाध गलत हो गए, 10 में से तो 10 गलत हो गए, नहीं तो पूरे के पूरे सही होने चाहिए। दूसरा, इसके लिए आप देखिए, जैसे प्रीलिम्स वाला कराएंगे सेक्शन चलेगा, तो उसी में आप देखिए कवर करिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं कोशिश करूंगा वहां पे सारे जो एरियाज हैं, एंशिएंट, मिडिवल, तीनों पार्ट से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं, उसको सेक्शन वाइज हम डिस्कस करते चलेंगे। जो मेन चैलेंज आता है आपका, वो आता है मेंस पर, जहां पर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। आपके 2 क्वेश्चन करने होते हैं 40-40 नंबर के। 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे कितने? आपको 40-40 नंबर के। जो मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें आपके 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस। आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, और ईच आपका कितना होगा? 40 × 2 होता है, मतलब 80 मार्क्स का रहेगा आपको जो लिखना रहेगा। और 40 नंबर के क्वेश्चन में आप मान के चलिए जो यहां स्पेस बनेगा वो अराउंड 600 वर्ड्स का होता है। 50 वर्ड्स प्लस माइनस आपका कंसीडर हो सकता है, कि मतलब 600 में है तो आप 550 में भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, एपिग्रामेटिक है आपका, तो आप कितने में लिख सकते हैं? 500 में। लेकिन 500 थोड़ा कम होगा। स्टेट सर्विसेज में कोशिश करिए कि जो लिमिट हो उसके आसपास जरूर रहे, कि लगभग आपका 550 तक है, या 650 भी हो गया, तो अराउंड 50 वर्ड्स प्लस माइनस, मतलब 552 650 वर्ड्स को हमें अपने आंसर में उतारना होगा। रही बात कि जब लिखने की बारी आती है, जब राइटिंग की बारी आती है, तो कुछ उसकी टेक्निकलिटीज होती हैं जो आप समझ लीजिए। मैं यहां डिस्कस करता हूं क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला प्रॉब्लम होता है क्वेश्चंस को फ्रेम करना। जैसे एक क्वेश्चन मैं लूंगा यहां पे, वो आपको फ्रेम करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं और कैसे आने चाहिए, आते हैं। ठीक है,
तो ये पॉइंट तो मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा, ये वाला, कि यहां पे जो डिस्क्रिप्टिव होंगे आपके अराउंड लगभग इतना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि 600 वर्ड्स के आसपास रहे, मैक्सिमम 50 वर्ड्स लेस और मैक्सिमम 50 वर्ड्स प्लस में चले जाएं। तो अगर हम क्वेश्चंस को देखें और उसके थ्रू समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में कि डिस्कस द मोस्ट impressive features feature of Indus Valley civilization। ठीक है, हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें। ठीक है, एक क्वेश्चन हम एग्जांपल पे समझने की पहले तो इस टॉपिक को हम समझेंगे, इंडस वैली को थोड़ा सा हाईलाइट करके हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां अगर आप क्वेश्चन के नेचर को देखें, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन की डिमांड कहां है, कीवर्ड्स कहां है। जैसे ये आंसर राइटिंग का बहुत ही बेसिक फंडा कि आपको कीवर्ड्स को पता लगाना है, और अगर आपने कीवर्ड्स पता लगा लिया तो आप एग्जैक्टली आइडिया लगा सकते हैं कि डिमांड क्या है। और डिमांड पता हो गया कि मतलब आपको ये आइडिया लग गया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देन यू कैन स्ट्रक्चर द थिंग्स इन योर माइंड एंड राइट अकॉर्डिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमेशा कि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखा जाए। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो आंसर लिख देते हैं जो उनको आ रहा है, वो ये नहीं देखते कि क्वेश्चन क्या पूछा है, वो देखते हैं कि हाँ इंडस वैली आई, सिंधु घाटी सभ्यता, जो जानते हैं वो सब लिख रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल मत करिए, और हम अपने क्लासेस में बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, उसका फ्रेमिंग कैसे करना, उसके कीवर्ड्स कैसे हैं। कई बार आपको दिखेगा क्वेश्चंस के कैलेंडर्स में, क्वेश्चंस के लास्ट में कुछ वर्ड्स होते हैं टेक्निकल जिसको आपको समझने की जरूरत होती है। वो हम जब रेगुलर क्लासेस में चलेंगे, फर्स्ट क्लास में ही मैं उसको डिस्कस करूंगा। जैसे यहां पर आप देखें चर्चा करें, डिस्कस, यहां पर आप देखेंगे तो वर्ड क्या लिख दिया है, डिस्कस। इसका मतलब क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा क्रिटिकली एग्जामाइन, ठीक है। कई बार होता है आपका कि इलस्ट्रेट, या इसको फिर इसका परीक्षण करें, ठीक है, क्रिटिसाइज करें, क्रिटिकली एग्जामाइन आ जाता है ना। तो उनके वर्ड्स के मतलब क्या है, उनकी आपको अगर वो वर्ड्स लास्ट में क्या है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर में आपको क्या चेंज करने होंगे, किस वे में आपको इंट्रोडक्शन शुरू करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, और कंक्लूजन ही आपका स्टैंड होता है। और कंक्लूजन भी कैसे लिखें, तो कंक्लूजन लिखने का सबसे बेस्ट होता है कि किसी भी एक्सट्रीम को फॉलो ना करें, किसी भी एक्सट्रीम का साइड ना लें, बल्कि मिड पाथ चुने। जैसे गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, मध्यम मार्ग की बात की थी। तो आंसर राइटिंग में हम मध्यम मार्ग में कंक्लूजन में चलेंगे। वी आर नॉट अथॉरिटी टू से एनीथिंग, हम वहां ऐसी बात कहेंगे कि सारी चीजों को होंगी। जैसे मैं इसी को एग्जांपल में आपको बताने की कोशिश करूंगा।
अगर मैं बात करूं जैसे कि डिस्कस द मोस्ट इंप्रेसिव फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका की पॉइंट क्या है? मोस्ट इंप्रेसिव फीचर। आप देख रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका? मोस्ट इंप्रेसिव फीचर कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावी विशेषताएं। हालांकि इन्होंने हिंदी थोड़ा सा गलत वो किया है ट्रांसलेट, लेकिन झारखंड पीछे से तो आप उम्मीद क्या करेंगे? यहां होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन पूछना ये से चाहिए था कि सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उसकी चर्चा करें। अब 2 बार इन्होंने किया तो इट्स अ रॉन्ग, बट ठीक है, हमको इसी को समझना, इसी के अकॉर्डिंग समझना। तो कई बार आप कोशिश करिएगा जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो मेक श्योर करिए कि इंग्लिश में क्या पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में बनते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं और ये गूगल ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन का आप चाहे यूपीएससी से लेके किसी भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में देखें, बहुत ही खराब रहता है। तो पर्सनली आई सजेस्ट व्हेन यू गो थ्रू या यू व्हेन यू गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन और कहीं आपको डाउट लगता है, और मेंस में तो स्पेशली यू रीड द इंग्लिश क्वेश्चंस, इंग्लिश वाला आप जरूर पढ़ें। जिससे यहां आप देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें। विशेष प्रभावशाली विशेषताएं मतलब प्रीफिक्स भी सिफिक्स भी। वैसे यहां आप देखें तो डिस्कस द मोस्ट इंप्रेसिव फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देख रहे हैं ना इंप्रेसिव फीचर, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। अब थोड़ी सी हम एक ब्रीफ में इंट्रोडक्टरी मेंस के पर्पज से इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता है, या आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तभी जान जाएंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो कहां पर मिली थी। एक बार हम मैप में जैसे थोड़ा सा आप जैसे आंसर भी लिखें तो कोशिश करिए मैप ड्रॉ कर लीजिए। जैसे इंडिया के मैप को अगर आप देखें तो सिंपली आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात आइडिया आपको लग जाएगा। और इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन को देखें तो यहां पे ये रीजन जो है आपका, ये जो आएगा, ये रीजन में सबसे पहले आप देखें, जैसे मैंने एक लेक्चर अपने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टोन एज में, पाषाण काल में, तो पाषाण काल में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पहले संस्कृतियों का जो विकास हुआ, जो अपने परिपक्व अवस्था में, जिनमें विकास के चरण में काफी क्या थी, उन्नत अवस्था में, दे आर मोर टेक्नोलॉजिकल एंड मोर अपलिफ्टेड टेक्नोलॉजी, यूजिंग द अपलिफ्टेड टेक्नोलॉजी इन दैट टाइम पीरियड। उसमें ज्यादातर चाहे वो मेहरगढ़ हो, किली गुल मोहम्मद हो, इस तरह मैं तरकाई वो चीजें अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक इंट्रो में दे रहा हूं। तो ज्यादातर जो सभ्यताएं डिस्कस जो डेवलप हुई वो इस रीजन में। क्यों? क्योंकि यहां की जलवायु, यहां की आपकी जलवायु जो है और मृदा, मतलब आपका क्लाइमेट एंड सॉइल, वैसे थे कि लोगों के ह्यूमन सेटलमेंट के लिए ज्यादा बेहतर रहे हैं। क्योंकि इस एरिया में आप देखें तो उस टाइम पे बारिश आज के कंपैरिजन में ज्यादा थी और सॉइल भी कैसी थी, सैंडी थी। इस एरिया की अगर जमीन को देखें, मृदा को देखें तो बहुत सख्त, और बारिश भी उस टाइम भी ज्यादा होती थी। तो यहां बस पाना या किसी भी संस्कृति का, खास तौर पे जहां पे लोहे का प्रयोग ना हो रहा हो, उनका संभव नहीं था इस एरिया में। तो आप देखेंगे शुरुआत में चाहे मेहरगढ़ हो, तरकई हो, गुमला हो, किलीगुल मोहम्मद हो, ये सारी जो नवपाषाणिक काल से चली आ रही संस्कृतियां, जिनका विकास धीरे धीरे आगे चल के उन्नत अवस्था में हुआ, वो इन एरियाज में डेवलप हुए। ठीक है, और इस एरिया में डेवलप हुए तो वो क्योंकि कृषि का अधिशेष उत्पादन हुआ, सरप्लस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और इसी को रामचरण शर्मा अपनी एक बुक लिखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल कल्चर इज द बेसिक की फीचर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो रामचरण शर्मा सर कहते हैं कि किसी भी राज्य के विकास के लिए अधिशेष का उत्पादन या
भौतिक संस्कृति का विकास होना अनिवार्य है। भौतिक संस्कृति का मतलब कृषि का विकास, कृषि में अधिशेष का उत्पादन, नई तकनीकों का विकास, ये सारी चीजें क्या करती हैं, राज्य के निर्माण के लिए क्या होंगी, सहायक होंगी। चाहे वो मौर्य काल से लेकर वर्तमान टाइम में भी, प्रेजेंट टाइम में भी देखें तो स्टेट जो है वो आपसे टैक्स लेता है, और टैक्स लेगा तो क्या करेगा, वो पुलिस, मशीनरी और सड़क, ये सारी चीजों का काम करेगा, सिस्टम को, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, और इन सबको जब प्रोवाइड करेगा तो आपकी इनकम पे वो एक सर्टेन पार्ट पे क्या लेता है, टैक्स लेता है। ये स्टेट फॉर्मेशन हो गया। सेना रखेगा, सेना को वेतन देना कहां से आएगा, वो इन्हीं टैक्स से आएगा। तो अब देखें कि जब इस एरियाज में ये जो ग्रामीण संस्कृतियों का या इन रूरल जो है आपकी सिविलाइजेशन जो इमर्जेंस हुई, इन्हीं से धीरे धीरे ये क्या हुई, अपने डेवलपिंग स्टेट से डेवलप स्टेट की तरफ मूव की, और विकासशील से विकसित की तरफ जब बढ़ेंगी तो क्या होगा, पहले रूरल होगा, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों से क्या होगा, शहरी क्षेत्रों का विकास होगा। जैसे आपको पता है कि अर्बन एरिया में क्या क्राइटेरिया, आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर आप अर्बन एरिया के क्राइटेरिया को देखेंगे तो एक मेन एलिमेंट है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन वर्क ऑन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, कि जो 70% आबादी है वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्य करे, मतलब सेवा क्षेत्र या उद्योग में काम करे, कृषि में काम, मतलब प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि में। तो आप देखें जो ग्रामीण संस्कृतियों का विकास हुआ वो प्राथमिक क्षेत्र की रही होंगी, जब उन्होंने अधिशेष का उत्पादन किया, इतने अनाज का उत्पादन किया कि खुद का मतलब पेट भर सके और औरों का भी पेट भर सके, तो क्या हो जाएगा, तभी ना शहरों का विकास होगा, एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आएगा। क्या आएगा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण बोलते हैं इसको। सामाजिक स्तरीकरण आएगा ठीक है, मतलब कार्यों का विभाजन होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, कोई सुनार होगा, कोई लोहार होगा, कोई पुजारी होगा, कोई अन्य इस तरीके की चीजें होंगी, कोई वाणिज्य व्यापार में काम करेगा, कोई खाद्यान्नों का कृषक होगा जो खाद्यान्नों का उत्पादन होगा। नहीं, पहले की अवस्था में आप देखें तो सबको फूड प्रोड्यूसर बनना पड़ रहा था ना, क्योंकि सबसे पहले आदमी क्या करेगा, अपना पेट भरेगा। तो आप देखिए कि इस एरियाज में क्या हुआ, एक डेवलप एग्रीकल्चर ने, उन्नत कृषि ने क्या किया, एक ऐसी आबादी या एक ऐसे शहरों का निर्माण किया जहां पे लोग नगरीय चरण को पहुंच पाए। दूसरी बात, सिंपली आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता, ये आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी, आपकी ब्रोंज सिविलाइजेशन थी। और ब्रोंज जो होता है वो मेटलॉजिकल में भी देखेंगे तो धातु विज्ञान में एक उन्नत तकनीक है जहां पर दो धातुओं का प्रयोग किया जाता है, तांबा और टिन का। दिखा रहे हैं तकनीकी रूप से उन्नत हैं, और उसके आसपास आप देखें लोग इस तकनीकी को नहीं पहुंचा। ऑल्दो कि जो कांस्य युगीन या कांसे के जो बर्तन मिले हैं या जो औजार मिले हैं वो बहुत सीमित हैं, लेकिन उन सीमित के बावजूद भी ये बात तो क्लियर होती है कि उस क्षेत्र के लोगों को कांसे का अनुभव अच्छा खासा था। और कांसे का अनुभव अच्छा खासा था मतलब कांसे की तकनीकी से वो परिचित थे, तो उनकी तकनीकी क्या हुई, उन्नत हुई। फिर इसको लेके देखिए मेसो, उसके उत्पत्ति के आधार को लेके इतिहासकारों में मतभेद है, हम वहां नहीं जाएंगे, जब रेगुलर टॉपिक में चलेंगे तो वहां पे इसको समझने का कोशिश करेंगे। अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार फिर से आप देखिएगा तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की इंप्रेसिव फीचर्स क्या थे। तो अब हम क्वेश्चन को अगर इस क्वेश्चन के फॉर्म में समझने की, इंप्रेसिव फीचर मतलब प्रमुख विशेषताएं क्या थी जो इसको सबसे अपने आप को अलग करती थी। पहली बात आप देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन थी, उसके कंटेम्प्रेरी टाइम में जो इमर्जेंट या इमर्ज जो सिविलाइजेशन थी कौन थी, मेसोपोटामिया थी, मिस्र की सिविलाइजेशन थी, सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, ये सब क्या है, हड़प्पन सभ्यता के आसपास के टाइम पीरियड की रही हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या था, जैसे अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं मतलब इंप्रेसिव फीचर, अगर इसके टर्म्स को पढ़ें तो विशेषताएं। एक बात आप थोड़ा इस ध्यान रखिएगा कि अभी ये वाला जो लेक्चर है वो एक थोड़ा इंट्रोडक्टरी है, आपके आंसर की तरफ ज्यादा है। तो जब मैं रेगुलर क्लास लूंगा तो एक एक करके आपको ओरिजिन को लेके डिबेट, फिर इसका क्या कहते हैं फीचर्स, टेक्नोलॉजी, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा एक एक स्टेप में।
अभी हम क्वेश्चंस पे देखेंगे। तो आप देखें कि इंप्रेसिव फीचर है विशेषताएं, प्रभावशाली विशेषताओं की अगर हम बात करें तो क्या थी जो प्रभावशाली विशेषताएं। तो अगर हम उस पे देखें तो प्रभावशाली विशेषताएं या मतलब प्रभावशाली विशेषताएं, ठीक है। तो इंट्रो, पहली बात तो आपको भूमिका पर काम करना है। पहला जब आप लिखेंगे कि भूमिका या इंट्रोडक्शन, ये बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जो एग्जामिनर को बाउंड करती है कि ही मस्ट रीड योर आंसर, ही मस्ट बी रीड। उसको इंटरेस्ट जगाना है कि देखिए हम नॉलेजेबल पर्सन हैं और हमने लिखा है तो कुछ अच्छा लिखा है। तो इसके लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी लिखिए तो भाषागत त्रुटियां ना हो, कम से कम हो, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं होंगी, बट बेयर मिनिमम हो। दूसरी बात, थोड़ा सा जो लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा जो आपकी बोलचाल की लैंग्वेज है अबव होनी चाहिए। आपको लगे ना एग्जामिनर को कि सम लिटररी पर्सन वाज रिटन या रिटन दैट आंसर, कुछ मतलब एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने आंसर लिखा है। आम बोलचाल की भाषा को थोड़ा अवॉइड करिएगा और लिटरल टर्म्स जो यूज हुए हैं उन टर्म्स को भी बीच बीच में यूज करते रहिएगा। ये क्या होता है कि जब आप बुक पढ़ेंगे वो चीजें आपको मिल जाएंगी, और हम भी जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे या लेक्चर में भी मैं उन्हीं टर्म्स का यूज करूंगा। तो हम देख रहे हैं कि भूमिका में, तो सबसे पहले चैलेंज आता है कि भूमिका कैसे, क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता, मतलब कि उसकी क्या विशेषताएं, विशेष विशेषताओं का मतलब जो भी एग्जांपल रहा हो इसका क्वेश्चन में। तो अगर हम देखें तो उस पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताएं, विशेष प्रभावशाली विशेषताएं, ठीक है। ये क्रक्स है क्वेश्चन का मेन, कि प्रभावशाली और विशेषताएं भी कैसी, जो प्रभावशाली हो, मतलब प्रभावशाली वही होंगी जो सबसे हटके होंगी। तो हम यहां लिखेंगे, जैसे एक इंट्रो आप शुरू करेंगे तो आप 600 के आसपास मैंने बताया है, तो मैं एवरेज यही मान के चलूंगा कि 600 शब्दों में जो आप आंसर लिख रहे हैं इसमें आप 10% के आसपास इंट्रो में यूज कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं 60 टू मैक्सिमम 70 वर्ड्स के आसपास आपका इंट्रो होना चाहिए। जैसे मुझे लिखना होता तो मैं लिखता कि हड़प्पा सभ्यता यह एक कांस्युगीन सभ्यता थी जिसका कालखंड अगर हम देखें तो इसके कालखंड को 3 भागों में बांट के देखते हैं, जहां प्राक हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर की बात होती है। वहीं मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हड़प्पा के नगरीय चरण की अगर हम बात करें उसकी परिपक्व अवस्था की, तो रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर जो कि 2600 बीसी से 1750 बीसी के आसपास माना जाता है, वह सभ्यता कई मामलों में चाहे वो अपने समकालीन सभ्यताओं से या खुद में कुछ विशेषताएं समाहित की हुई, कुछ विशेषताएं खुद में समाहित किए हुए थी, जिसको हम निम्न आधारों पर समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ये आपका एकदम सिंपल और अच्छा इंट्रो हो जाएगा। एक इंट्रो देने के बाद अब आपकी जो बात आएगी वो आएगी कि विशेषताएं क्या हैं। या विशेष विशेषताएं क्या हैं जो इसको सबसे अलग करती हैं, ठीक है। क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो इसको सबसे अलग करती हैं? पहली बात कि कैसी सभ्यता है, कांस्युगीन। कांस्युगीन सभ्यता है, ठीक है। तो कांस्युगीन में आप बता देंगे क्योंकि ये कांस्युगीन सभ्यता होने के कारण ये लोग जो है उन्नत धातु तकनीकी से परिचित थे। दे वर अवेयर अबाउट द हाई क्लास ऑफ द मेटरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी।
मेटेलिकल जो मेटल होता है उसको लेके, धातु विज्ञान जिसको हम कहते हैं, जहां पर दो धातुओं को समाहित किया गया है, तांबा और टिन। ठीक है, इस आधार पर देखें तो ये अपनी समकालीन और तत्कालिक समय में सबसे उन्नत प्रतीत होती है, जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है। क्लियर हो गया? क्योंकि उस काल में तांबे का यूज होता था, ब्रोंज का यूज होता था, तांबे का यूज होता था, ब्रोंज का नहीं। ब्रोंज का यूज हुआ ना, ये आपकी ब्रोंज सिविलाइजेशन है, तो ब्रोंज का यूज यहां पर हुआ। ये अपने आप में एक सबसे विशेष विशेषता है जो किसी भी नहीं दिखती थी। ये बात हमने कह दी। दूसरी बात, अगर हम विशेषताओं पर आएंगे तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर नियोजन। आप चाहें तो इस तरह पॉइंट बना के, ऐसे बॉक्सेस बना के पॉइंट फॉर्म में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, या चाहें तो आप पैराग्राफ फॉर्म में भी। तो अगर नगर नियोजन की, यार जब बड़ा आंसर हो तो आपके पास स्पेस है कि आप अपने स्किल को, लैंग्वेज स्किल को दिखा सकते हैं। जैसे नगर नियोजन की अगर मैं बात करूं तो हम यहां पे कहेंगे कि जो नगर नियोजन का मतलब होता है अर्बन प्लानिंग, ठीक है, या सिटी प्लानिंग। पहली बात कि ये जो था, जो हड़प्पा सभ्यता के जो भी प्रमुख नगर मिले हैं, 7, कुछ बुक्स में आपको 6 दिखेंगे, आपको उस पे नहीं जाना है। आपको कहना कि हड़प्पा के जो प्रमुख नगर है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुरकोतडा और राखीगढ़ी, ये बड़े नगरों में अगर हम देखें तो हमें विशेष प्रकार का नगर नियोजन दिखाई पड़ता है, जहां पे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले में जो विभाजित था, पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था और पूर्वी टीला अदुर्गीकृत, और टीले पर नहीं, सामान्य जमीन पर इसका विकास किया गया था, जो कि श्रम विभाजन को दिखाता है। आपने यह भी बता दिया कि श्रम विभाजन दिखा रहा है, जहां पश्चिमी टीला एक चबूतरे ऊंचाई पर बनाया गया था और उसको रक्षा प्राचीर से घेरा गया था, मतलब उसको फोर्टिफाइड किया गया था। वहीं पूर्वी टीला जो है वहां पे उसको फोर्टिफाइड नहीं किया गया था। यह दिखाता है कि वह उस एरिया में, उस क्षेत्र में जो है उच्च वर्ग के लोग रहते रहे होंगे, प्रशासक, बड़े व्यापारी, वणिक और कृषक और शिल्पी, सामान्य वर्ग के लोग जो है वो पूर्वी टीले में रहते होंगे। तो इस तरीके का विभाजन, जो श्रम विभाजन के आधार पर बस्तियों का विभाजन हो, वो हमें किसी अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं दिखाई पड़ता। ये बात आपने कह दी, क्लियर होगी बात। दूसरी बात, नगर नियोजन में आपने पहले ये बता दिया, दूसरा बता दिया कि जो नगर था वो सुनियोजित था। कैसा है? सुनियोजित है, प्लान्ड सिटी है। इसी को आप देखें तो लास्ट ईयर यूपीएससी ने भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, लास्ट ईयर आप देखेंगे कि उसने पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन ने भारत में स्मार्ट सिटी को किस हद तक प्रभावित किया है। ये बात समझ रहे हैं ना? तो यूपीएससी ने पूछा, तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं कि देखिए, जब भी आंसर लिखें, मौका मिले तो आप तुलना कर दीजिए, जबरदस्ती की नहीं, रिलेवेंट तुलना कर दीजिए। जैसे सुनियोजित नगर का मतलब होता है कि जो सिटी, जैसे इंडिया में आप देखेंगे जो स्मार्ट सिटी हो, चंडीगढ़ वगैरह हैं, उसमें शहरों का बसाव कुछ इस तरीके से होता है कि वो एक सेट प्लान पर जमीनों का बंटवारा करके सड़क, और उस पे क्या कहते हैं, सड़क के साथ साथ आपका जो है न घर बनाना, नाली बनाना, उसमें रोशनी का या लाइट का आना, ये सारी चीजें प्लान में होती हैं। तो नगर जो था वो सुनियोजित थे, जो कि पश्चिमी टीले के वो एक चबूतरे पर बने होते थे, और पूरब से पश्चिम एक मुख्य सड़क जाती थी जिसकी चौड़ाई लगभग 30 फीट होती थी, और इसको आपका उत्तर से दक्षिण एक छोटी, मतलब पतली सड़क काटती थी, और किस राइट एंगल पे, कैसे राइट एंगल पे या समकोण पर। अब इसका फायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस सड़क से कोई भी आदमी जा रहा है तो उसको इधर भी क्लियर दिखाई देगा और इसको इधर भी क्लियर दिखाई, सामने तो क्लियर दिखाई दे ही रहा है। तो ये बात आप चाहें तो इस तरीके की कुछ चीजें बता दें कि जो सड़कों का इस तरह था, जैसे मान लीजिए प्लॉट था, ये मेन सड़क हो गई 30 फीट की, और ये पतली सड़क गई, और फिर ऐसे गई, और फिर यहां पर चौकोर या
वृत्ताकार घरों का निर्माण किया जाता था और उनसे जल निकासी के लिए उत्तम प्रबंध। दूसरा, ये सुनियोजित हो गया। और इस तरीके का दूसरा क्या कहते हैं, सुनियोजित जल व्यवस्था। सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, ठीक है। और इन सड़कों के साथ आप बता देंगे कि जैसे एक घरों के साथ क्या होता है, इस साइड में पतली पतली नालियां होती थी जो नरमुखे मतलब पिटहोल के साथ होती थी, कि घर से कोई पानी निकला, एक गड्ढा बना दिया, उसके साथ अगर कुछ कचरा उस गड्ढे में गिर गया, फिर पानी ऊपर फ्लॉट हुआ, फिर आगे बह गया, तो पिट होल का प्रयोग करते थे, या इसको नरमुखे कहा जाता था। और सड़कें क्या होती थी, पक्की। और इसमें क्या किया गया था, घरों में और सड़कों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया हो या मिस्र की सभ्यता हो, इन सब में ईंटों का तो प्रयोग हुआ है, लेकिन धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, ना कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो एक विशेषता ये हुई। अब तुलना करते चलिए उस समय में कि ईंटों का प्रयोग किया गया और घर, और उन ईंटों में भी जो तकनीकी क्या थी, गारे का इस्तेमाल किया गया, मोटार का यूज किया गया चिनाई के लिए। और घर जो है एक मंजिल से लेके 2-3 मंजिल के मिले। हालांकि सीढ़ियों के मिलने से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि घर 1 मंजिल या 2 मंजिल या 3 मंजिल तक रहे होंगे। ये बात क्योंकि अब ईंट चोरों ने वहां से ईंटें चुरा ली, तो हम उसको क्या करते हैं, और कोई लिखित साक्ष्य है नहीं, तो हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर, पुरातात्विक मतलब खुदाई के दौरान मिली हुई सामानों पे ही अपना निष्कर्ष देना होगा। तो हम बताएंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों पे ही रहना पड़ा, जिससे ये इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया, पुरातत्ववेत्ताओं ने, कि ये घर जो है 2 से 3 मंजिले रहे होंगे। तो आपने बता दिया सुनियोजित प्लानिंग है, सुनियोजित जल निकास की व्यवस्था है घरों का। हर घर में क्या होता था, एक फिक्स एरिया में दक्षिण की तरफ आप देखेंगे तो आपका कुआं, और घर में कुआं और स्नानागार वगैरह हर घर में मिले हैं। और सड़क के जो खिड़कियां हैं वो सड़कों की तरफ ना खुल के खिड़की और दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे। तो आप छोटा छोटा पॉइंट इन सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था इसमें कर सकते हैं। दूसरा कि इसकी एक विशेषता क्या है जो सबसे विशेष है, कि वो ये है कि यहां पर एक शासक तंत्र रहा होगा, चाहे वो पुजारी रहा हो, चाहे वो वाणिज्य वर्ग का रहा हो। हालांकि हम इसके बारे में कुछ सुनिश्चित तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन एक शासक वर्ग रहा होगा जिसने इन नगरों के लिए एक नगर पालिका की व्यवस्था की होगी, जो क्योंकि सफाई और उस हिसाब से घरों का निर्माण और उनका संचालन बिना एक सुनियोजित आपके नगर पालिका के संभव नहीं है। तो इन्फ्लुएंस निकाला जा रहा है, ये बात आपको कहनी होगी कि इस तरीके से चीजें हुई हैं। फिर क्या और क्या इंपॉर्टेंट है इसके बाद, अगर हम देखें सुनियोजित नगर के बाद अगर हम बात करें तो तकनीकी क्या है, तकनीकी इनकी, जैसे घर बनाने की तकनीकी देखिए, तो उसमें साहुल एक ऐसा होता है, आप देखेंगे कि जो घर बनाने का मिस्त्री होता है, डोरी लगी होती है ऐसे आयरन का, और ऐसे करके उसका लट्टू टाइप का बना रहता है, जिससे दीवारों को फिक्स वे में वो सीधा सीधा बना सके, इसको साहुल। दूसरा कि इसके साथ साथ उन्होंने क्या यूज किया कि तकनीकी में घर बनाने के लिए मोटार, साहुल, इन सब चीजों का उपयोग किया। दूसरा जो हमें मिलता है मूर्तिकला, और मूर्तिकला से 2 प्रमाण, एक तो वस्त्र, दूसरा आपका 3 प्रमाण हम कह सकते हैं, धर्म, वस्त्र और मूर्ति बनाने की तकनीकी। ठीक है, सबसे पहले हम इस पे कर लेते हैं, इस टॉपिक इस पे। आप देखें कि ये जो एरिया है मूर्ति बनाने की कला, तो मूर्तियां 2 तरीके से थी। अगर आप देखें तो कैसे, एक प्रस्तर मतलब पत्थर, दूसरा आपका धातु की मूर्तियां, ठीक है, जिसमें आप मोहनजोदड़ो से क्या देखेंगे, डांसिंग गर्ल की।
इस डांसिंग गर्ल को आप देखेंगे तो लोप्स वैक्स टेक्निक पर, ठीक है, द्रवित मोम की तकनीकी लोप्स वैक्स टेक्निक का यूज किया गया। इसमें क्या होता है कि एक सांचा बनाया जाता है, पहले उसको पका लिया जाता है, फिर उसमें धातु पिघलाकर डाल दी जाती है और उसको आकार बनने के बाद उसको क्या किया जाता है, उसको धीरे धीरे अब पतले पतले चीजों से उसको साफ करके उसका नाक, कोन, आंखें, ये चीजें उभार दी जाती हैं। प्रस्तर में आप देखें कि मोहनजोदड़ो से प्रीस्ट की एक आप देखे होंगे कि ऐसे टेराकोटा की आप प्रस्तर की आपको ऐसे धड़ मिला होगा जिसपे उसने तिपतिया ऐसे 3 फूलों वाला शॉल ओढ़ी है ऐसे करके क्रॉस में, ठीक है। तो ये दिखा रहा है धातु का, वहीं एक धड़ा मिला है जिसमें हाथ वगैरह फिक्स करने के लिए हाथ और वो सब चीजें मिली है। और तीसरे में वस्त्र का भी मिल गया कि इस पर लाइक लोग जो, और इसके साथ प्रमाण क्या मिला है, तकली और सारी चीजें मिले हैं कि उनको वस्त्र, कपास और वस्त्र तकनीकी का निर्माण का ज्ञान था। दूसरा, हाथी दांत के आइवरी वगैरह मिले हैं, ठीक है, आइवरी के पैमाने मिले हैं, उन सब चीजों का। उसके बाद जो तीसरी मतलब आगे की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मापतौल, मानक मापतौल का विकास, ठीक है। साथ में ही लिपि का विकास। ये 2 चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है, लिपि का विकास और मानक मापतौल का, ये प्रमुख विशेषताएं हैं। और ये मानक मापतौल वाला जो है ये आपका 16 के मल्टीप्लायर में मतलब बाइनरी सिस्टम पर है। किस पर है, बाइनरी सिस्टम पर है, जो आज भी इसका हम क्या करते हैं, आज भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। लिपि आप देखिए, इसकी जो लिपि है वो कैसी है, पिक्टोग्राफिक है, मतलब भावचित्रात्मक है, ठीक है। इसकी लिपि भावचित्रात्मक है, मतलब कुछ शब्दों का यूज किया गया, कुछ चित्र बना दिए गए हैं। समस्या यह है कि हम पढ़ नहीं सके हैं उस लिपि को, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये कहीं से नहीं, अगर हम पढ़ नहीं सके तो लिपि का विकास नहीं है, क्योंकि लिपि का विकास मानव सभ्यता में एक माइलस्टोन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे मानक मापतौल में आप देखें चकमक पत्थरों का यूज किया जाता था, फीट, इंच, माप, तौल, तो ये वाणिज्य व्यापार के भी विकास में होगा। और धातु कर्म का विज्ञान था, तो यहां देखेंगे तो क्या होता था, मन के बनाने की फैक्ट्री मिली है। उसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे आभूषण मिले हैं, सोने चांदी वगैरह के, तो धातु कर्म के बारे में। दूसरा कि मूर्तियों के आभूषण से भी हमें यह पता चलता है कि उस काल के लोग आभूषण कला में उन्नत रहे होंगे। वो आभूषण चाहे वो आइवरी कोस्ट हाथी दांत के हों या धातु के रहे हों, कुछ भी हो सकता है। चाहुंदड़ों से मन के बनाने की फैक्ट्री ये दिखाती है कि किस प्रकार से उसमें बर्मे और दूसरी तकनीकों का यूज किया, अगर बीच में छेद करके उसको पहना जा सकता था। इनफैक्ट कुछ जगहों से तो लिपस्टिक के भी एग्जाम्पल मिले, कॉस्मेटिक वगैरह में। तो ये उस टाइम से भी चीजें क्या है, जस्ट जोक सपाट, आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये रियली में है। तो लिपस्टिक वगैरह भी मिला है, तो उन्नत तकनीकी को दिखाता है। इसके साथ अगर हम धर्म की बात करें, धर्म बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मतलब यहां पर आप लाइफ आफ्टर डेथ जैसे कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो से मिली एक मुहर पर आप देखेंगे तो आदि योगी की प्रतिमा मिली है, जिसमें एक व्यक्ति है, उनके सींग निकली हुई है, ऊपर सींग है, अगल बगल में जानवर हैं। उनको हम कह सकते हैं प्रिमिटिव लॉर्ड शिवा से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एक ऐसा बिलीफ सिस्टम, हम नेचर वर्शिप से आप किस तरह बढ़ रहे हैं, आइडियल वर्शिप के भी एग्जाम्पल हैं। मंदिर तो नहीं मिला है, लेकिन इस तरीके से आप देखेंगे तो आइडियल वर्शिप का एग्जाम्पल मिल रहा है, उनकी पूजा की जाती होगी। दूसरी बात जो है लिंग और योनि की पूजा, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट के वर्शिप, ये दिखाता है कि रिप्रोडक्शन को वो काफी प्रेज करते थे। और ये मैट्रियार्कल सोसाइटी का भी एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट थी वो था कि ट्रेड,
या व्यापार। अब आप कह सकते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम में इंपॉर्टेंट तो ये था कि अगर आपको व्यापार हो रहा है तो डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा जैसे कुछ चीजें रही होंगी, आपके पास फास्टर मींस ऑफ कम्युनिकेशन जैसी कुछ चीज रही होगी, चाहे वो बुलक कार्ट ही क्यों ना रही हो, और आपको चीजें पता हो एक जगह से दूसरी जगह पे उन व्यापार के क्रम में कैसे चीजों को ले जाया जाएगा और किसके बदले कितना, क्योंकि बार्टर सिस्टम जो है ट्रेड के लिए उतना अच्छा नहीं है। हालांकि यहां पे हड़प्पा सभ्यता में कोई मॉनेटरी टर्म जैसी चीज नहीं मिली है। जो सील या मोहर हम कहते हैं इज अ काइंड ऑफ टेराकोटा, मतलब मिट्टी को जब पका लेते हैं स्टाम्प टाइप का यूज होता रहेगा, वो एक्सचेंज की वैल्यू में नहीं रहा होगा। अभी भी क्या हो रहा, जो बेसिक हिस्टोरियंस का मानना है कि वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम ही रहा होगा, लेकिन मेजरमेंट स्टार्ट हो गया था, जिसका हमें एग्जांपल मिलता है। और ट्रेड जो है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, मतलब एक राज्य के मतलब राज्य के अंदर और राज्य के बाहर, दो तरीकों से होता था। ठीक है, तो ट्रेड हो रहा है, तो अगर सी रूट से जैसे कहां से, लोथल से डॉकयार्ड मिला हुआ गोदीवाड़ा, तो नाव बनाने की तकनीकी रही होगी। नाव बनाने की अगर तकनीकी आपको पता है तो इसका मतलब आपको नक्षत्रों का ज्ञान रहा होगा, हवाओं का ज्ञान रहा होगा। तो ये बात आप कह सकते हैं कि उस काल के लोगों के इस आधार पर कहा जा सकता है नक्षत्रों और मौसम का ज्ञान था, जिससे वो अपना व्यापार कर पाते थे। और कृषि की भी अगर हम बात करें तो गबरबंद और छोटे डैम्स बनाने की तकनीकी का विकास कर लिए थे, तभी सिंधु के क्षेत्र में कृषि का विकास हो पाया। और उस उन्नत कृषि ने इस नगरीय चरण को क्या किया, प्रोत्साहित किया। इसके बाद अगर हम देखें और क्या विशेषता है, तो विशेषताओं में देखें तो नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रमुख विशेषताओं को देख रहे हैं तो क्या हो गया कि हमने नगर नियोजन देख लिया। नगर नियोजन के बाद हमने देखा क्या क्या टेक्नोलॉजीज थी, मेटेलिक टेक्नोलॉजीज, नक्षत्रों का आपका क्या कहते हैं, आपका नक्षत्रों के ज्ञान के बाद आप देखिए तो ट्रेड वगैरह का। इसके बाद और फिर हमने लिपि का, फिर रिलीजन पे हमने देख लिया। ठीक है, नगर नियोजन तो हमने पहले ही देख लिया था, उसका सिटी प्लानिंग। ठीक है, उसका आप कह सकते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे अगर आप देखें। हां, अब इंपॉर्टेंट क्या है, मृदभांड, पॉटरी। दैट मीन्स इस टाइम के लोग, यहां पर आप देखें तो काले और ब्लैक ऑन रेड जो है वो पॉटरी, ब्लैक ऑन रेड, ये पॉटरी यूज होती थी। इस पर आप देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल कुछ कुछ ऐसे सिंबल्स बने हैं, कुछ पर फूल पत्ती वगैरह ये सब चीजें मिली हैं। तो अगर मृदभांड है तो चाक का प्रयोग हो रहा होगा, चाक का प्रयोग हुआ, और ज्योमेट्रिकल थीम्स का प्रयोग हो रहा था, उनको ज्योमेट्री का नॉलेज रहा होगा। ठीक है, लैंग्वेज क्या थी वो हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता है। लिपि थी, स्क्रिप्ट थी उनकी, वो हम पढ़ नहीं सके हैं। तो आप ये बात कह सकते हैं कि इन चीजों का था। और इस प्रकार अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन किसी भी सभ्यता से उन्नत अवस्था में और तकनीकी में बहुत आगे थी। और फिर कह सकते हैं कि विश्व में जब सभ्यताओं का विकास हो रहा था, उसी क्रम में हड़प्पा सभ्यता का भी अपना चरमोत्कर्ष दिखता है, जिसको हम ऊपर वर्णित निम्नलिखित तथ्यों पर देख चुके हैं। और इस प्रकार जो विशेषताएं हैं, कुछ आपको समकालीन में देखेंगी और कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि हड़प्पा की विशेष हैं, जिसमें नगर नियोजन और आपका क्या कहते हैं वस्त्र निर्माण और ये सारी जो तकनीकी हैं, और खास तौर पे नगर नियोजन की अगर हम बात करें तो वो सबसे प्रमुख विशेषता रही है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई ना। और आपको लिखना कितना है, 600 वर्ड्स। तो अगर हम क्वेश्चन के फॉर्मेट पे देखें तो आपको 600 वर्ड्स में अगर आपने 70 वर्ड्स में कह रहा हूं कि इंट्रो में दे दिया, ठीक है, अराउंड आपका 50 वर्ड्स
टू 60 वर्ड्स जो है आपका कंक्लूजन में चला जाएगा, निष्कर्ष में। ये आपका भूमिका, ये आपका निष्कर्ष, ठीक है। ये आपकी भूमिका हो गई, जो भूमिका है, ये आपका निष्कर्ष हो गया। तो अराउंड आप देखें तो मैं मान के चलता हूं कि 120 वर्ड्स के आसपास आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में जा रहा है। तो आपके पास बचा जो वर्ड वो लगभग आपका 480 टू 500 मान लीजिए, बहुत एक्सट्रीम लिखते हैं। तो आप इसको क्या करना है कि एक एक टॉपिक को, जैसे नगर नियोजन पे आपने बता दिया, नगर नियोजन, और नगर नियोजन के बाद तकनीकी बता दिया, एक एक पैराग्राफ, इसमें क्या करिए, एक एक पैराग्राफ बनाइए। तो आपको लगभग यहां पे 6 पैराग्राफ, 5 to 6 पैराग्राफ मिलेंगे, जहां पर पॉइंट पे अपनी बात कह सकते हैं। और इस तरह बात कहते हुए आप आंसर को कंक्लूड कर दीजिए। आगे आते हैं, आंसर लिखने का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो कॉपी मिलती है जेपीएससी में तो आपको मिलेगी लाइनिंग कॉपी, लेकिन यूपीएससी में आपको लाइनिंग कॉपी नहीं मिलेगी। इस तरीके से आपको मार्जिन एरिया छोड़ा होता है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका मार्जिन एरिया है। ये आपका आंसर का मार्जिन एरिया है। तो जब आप पैराग्राफ इंट्रो शुरू करिए तो लगभग इतने पार्ट से आप 25% एरिया यहां छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ऐसे करके पहला इंट्रो पार्ट खत्म हो गया, फुल स्टॉप। फिर इसी के डायरेक्ट नीचे से आप क्या करिए, पॉइंट 1 के अगर पैराग्राफ में लिखना चाहें तो फिर ऐसे पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अगर पॉइंट फॉर्म में जाना चाहें तो उसके भी कई पॉइंट हो गए। फिर दूसरा पॉइंट आपका इसी से ऐसे ही होना चाहिए, इसी के नीचे, और ये, और फिर इसी तरीके से थर्ड पॉइंट में भी आपका सो एंड सो ऑन, और लास्ट में फिर आपका कंक्लूजन। तो ये नया नॉर्म है आपका इस लाइन स्टार्ट करने का, कैसे आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना है। अगर आपका लाइनिंग पे भी है तो भी इसको फॉलो जरूर करिएगा। ये आपका यहीं से, अगर यहां खत्म हुआ तो नेक्स्ट लाइन भी यहीं से शुरू होगी, फिर यहां खत्म हुआ तो नेक्स्ट लाइन भी यहीं से शुरू होगी। तो ये हो, और कोशिश करिए कि जो आपकी राइटिंग है वो थोड़ी क्लियर रहे, कि एग्जामिनर को पढ़ने में सहूलियत हो, और उसको सहूलियत होगी तो आपकी लाइफ में भी सहूलियत आएगी। अगर उसको इरिटेशन हुआ तो आपकी लाइफ में भी इरिटेशन देगा। ये बात एकदम क्लियर रखिएगा, चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो चाहे हिंदी में। तो मस्ट बी रीडेबल, और कोई भी सुंदर चीज जो सबको देखने में अच्छी लगती है, तो जब आप अच्छा लिखते हैं तो एग्जामिनर के लिए हो जाता है कि चलिए पढ़ते हैं एक बार क्या बात कही है। अनटिल अनलेस आपने कचरा नहीं किया है तो वो आपके आंसर को पढ़ेगा, और अच्छा लिखा है देन यू विल गेट अ गुड मार्क्स। अगर अच्छी, वही सेम चीज कम अच्छी राइटिंग में लिखी हो तो आप दोनों में कम से कम 1 नंबर का गैप देख लेंगे। ऐसा इंटेंशनली नहीं है, वो साइकोलॉजिकल ही होता है एग्जामिनर के माइंड में। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमको थोड़ा नीट एंड क्लीन, एटलीस्ट रीडेबल होना चाहिए। अगर अच्छा लिख रहे हैं तो सबको। और जॉन कीट्स की एक लाइन है बहुत अच्छी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो यहां पे भी लगता है अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, सुंदर लिख रहे हैं, सुलेखन है आपका, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अगर हम बात करेंगे आगे रेगुलर टॉपिक से, तो वो हड़प्पा सभ्यता और उसके मेंस प्रोस्पेक्टिव पे करेंगे। तो अभी जो चलेगा, देखिए प्रीलिम्स की क्लासेस प्रीलिम्स पर्पस से, क्योंकि जेपीएससी प्रीलिम्स है, और मेंस वाली जो होंगी इसी तरीके से टॉपिक पहले डिस्कस किया जाएगा, और डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन कैसे आए हैं, क्वेश्चन के क्या क्या उसकी डिमांड है, क्वेश्चन के की पॉइंट्स क्या हैं, उसके टेलेंडर वर्ड्स क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फॉर्मेट करके आपको सिखाएंगे कि फॉर्मेटिंग कैसे होती है, और फिर उस फॉर्मेटिंग के आधार पर आंसर कैसे लिखा जाना है और क्या क्या कंटेंट जाना है। तो पहले हम टॉपिक रीड करेंगे, फिर सेकेंडरी ये करेंगे, और इसी के प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे पढ़ने में, कि मतलब पढ़ेंगे फिर उसके आंसर राइटिंग भी। क्योंकि देखिए
अगर लिख नहीं रहे हैं, और लाइफ में कभी ऐसा नहीं है कि आप एकदम पढ़ के गए और एग्जामिनेशन में लिख कर आ रहे हैं, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाली कहानी नहीं होगी। आपको नेट पर पसीना बहाना होगा, आपको घर में आंसर राइटिंग करनी होगी, तभी आपका फ्लो भी बनेगा, लैंग्वेज में भी इंप्रूव होगी, हैंडराइटिंग भी अच्छी आएगी, और कंटेंट जो आप पढ़ के जा रहे हैं वो एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो उसके लिए हम तैयार, या आपको गाइड करेंगे और चीजें बताएंगे, और प्रैक्टिस हम भी करवाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको भी मेहनत डालनी होगी, खुद से भी ये चीजें करनी है। तो प्रयोजन आईएएस का यही टारगेट है कि जेपीएससी, मतलब हमारे यहां से, हमारे संस्थान से ज्यादा बच्चे जेपीएससी में लिखकर अगर आए तो वो सेलेक्ट हों, उनको उस क्राइटेरिया, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना हम सिखाएंगे, जो कि एक एग्जामिनर, चाहे वो जेपीएससी का हो या यूपीएससी का, किस लेवल पे जाके सोचता है, क्या वो डिमांड करता है। तो यहाँ पे अनुभवी टीचर जो हैं हमारे साथ में, चाहे फैकल्टीज हैं, वो सब वो इस प्रोसेस पे ही आपको आगे काम कराएंगे। तो आज की क्लास के लिए इंट्रोडक्टरी इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।